कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई कमेटी ने दी रिपोर्ट। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 85% किसान संगठनों ने कृषि कानूनों के पक्ष में दी अपनी राय। एमएसपी पर समिति ने कहा, राज्य सरकार तय करे फसलों की एमएसपी। योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद सदस्यता से दिया इस्तीफा। गोरखपुर शहरी विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं योगी आदित्यनाथ। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से दिया इस्तीफा। बसपा पर भाजपा के साथ विलय होने के लगाए गए आरोपों पर बसपा प्रमुख मायावती ने जताई कड़ी प्रतिक्रिया। मायावती ने कहा, मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को बीजेपी से दिलाया है आशीर्वाद। और आज देश भर में मनाया गया विश्व जल दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस पर ट्वीट कर कहा कि आज पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए हम दोहराएं अपने संकल्प को। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसके अनुसार ये किसानों के लिए क्रांतिकारी कदम था, जो छोटे किसानों के जीवन में बदलाव ला सकता था। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 85% किसान संगठनों ने कृषि कानूनों के पक्ष में अपनी राय दी है। एमएसपी पर समिति ने अपनी राय रखी और कहा कि राज्य सरकार फसलों की एमएसपी तय करे। हालांकि कमेटी ने एमएसपी को लीगल करने की राय को अतार्किक बताया है। उन्होंने कहा कि इससे किसान अपनी आमदनी बढ़ाने का एक अवसर खो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने वर्ष 2022-23 के फसल मौसम के लिए कच्चे पटसन के सरकारी खरीद मूल्य यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है। कच्चे पटसन का सरकारी खरीद मूल्य 4,750 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। पिछले साल के मुकाबले ये 250 रुपये ज्यादा है। जूट उत्पादकों को बेहतर पारिश्रमिक लाभ सुनिश्चित करने और गुणवत्ता वाले जूट फाइबर को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण और प्रगतिशील कदमों में से एक है। ये मंजूरी कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर आधारित है। ये उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत पर 7.53% का फायदा सुनिश्चित करेगा। भारतीय जूट निगम मूल्य समर्थन को लेकर केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में अपना काम जारी रखेगा और इस तरह के संचालन में किसी प्रकार के नुकसान होने पर केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रदेश में भाजपा की नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। नई सरकार बनने से पहले भाजपा के विधायक दल की बैठक 24 मार्च को लखनऊ के लोक भवन में होगी। बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा नेता रघुवर दास मौजूद रहेंगे। समझा जाता है कि इस दौरान योगी आदित्यनाथ को औपचारिक रूप से भाजपा विधायक दल का नेता चुना जाएगा। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इकाना स्टेडियम और उसके आसपास के इलाकों को समारोह के लिए खासतौर पर सजाया संवारा जा रहा है। भाजपा सूत्रों के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित भाजपा के वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहेंगे। वहीं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव में गोरखपुर शहर से जीत दर्ज की थी। योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को सीएम पद की शपथ लेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने विधान परिषद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। योगी आदित्यनाथ इस बार गोरखपुर शहरी सीट से विधायक चुने गए हैं। दरअसल उन्होंने 2017 से एमएलसी रहते हुए ही सीएम पद का कार्यकाल पूरा किया। हालांकि इस बार बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़ाने का फैसला किया। योगी गोरखपुर शहरी सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे। योगी ने इस चुनाव में जीत हासिल की है। ऐसे में वे अब विधायक हैं और उन्होंने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया। उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजमगढ़ से सांसद अखिलेश यादव ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपना इस्तीफा सौंप दिया। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में करहल विधानसभा सीट से जीत हासिल की है। इनके साथ ही रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान ने भी लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। आजम खान ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में रामपुर सीट से जीत हासिल की।
यहाँ पर लेंगे हम छोटा सा विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डीडी यूपी समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। अखिलेश यादव द्वारा बसपा पर भाजपा के साथ मिले होने के लगाए गए आरोपों पर बसपा प्रमुख मायावती ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मायावती ने सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए लिखा है कि ये जग जाहिर है कि यूपी में अंबेडकरवादी लोग कभी भी सपा मुखिया अखिलेश यादव को माफ नहीं करेंगे, जिसने अपनी सरकार में इनके नाम से बनी योजनाओं व संस्थानों आदि के नाम अधिकांश बदल दिए हैं, जो अति निंदनीय व शर्मनाक भी है। मायावती ने यह भी लिखा कि बीजेपी से बीएसपी नहीं बल्कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव खुलकर मिले हैं, जिन्होंने बीजेपी के पिछले हुए शपथ ग्रहण में अखिलेश यादव को बीजेपी से आशीर्वाद भी दिलाया है और अब अपने काम के लिए एक सदस्य को बीजेपी में भेज दिया है। सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी ने सुल्तानपुर की लम्भुआ विधानसभा क्षेत्र के दर्जन भर ग्राम पंचायतों में जन चौपाल के माध्यम से जन शिकायतों का निस्तारण किया। श्रीमती गांधी ने जन चौपाल में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रबुद्ध जनों को आगे आना होगा। मेनका गांधी ने विधान परिषद के भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र प्रताप सिंह का भी प्रचार प्रसार किया। इसके पूर्व वो अपने आवास पर आयोजित जनता दर्शन में लगभग 200 लोगों की समस्याओं का निस्तारण उन्होंने करवाया। चीनी मिल तो योगी जी ने हाँ तो बोल ही दिया है और पैसे भी उन्होंने न्यू किए हैं, अब बस उसको लगाने की देर है। जैसे ही ये नई सरकार बैठ जाएगी तो हमें उम्मीद है कि हमारी चीनी का मिल बनेगा। नामांकन के अंतिम दिन फैजाबाद अंबेडकर नगर एमएलसी सीट से पूर्व सांसद भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर हरिओम पांडे ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इससे पहले कल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हीरालाल यादव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। नामांकन में दोनों प्रत्याशियों के साथ दल के वरिष्ठ नेता शामिल रहे। सौंपा गया है उत्तर प्रदेश शासन सरकार के द्वारा, वह निश्चित तौर पर मैं अपने इस विधान परिषद चुनाव को अच्छी तरीके से लड़कर फैजाबाद अंबेडकर नगर के जनपद के सभी जो कमज़ोर वर्ग के सारे वर्ग के लोग हैं उनके लिए पूरा प्रयास करूंगा और सबका साथ सबका विश्वास इसी पैटर्न पर काम करते हुए प्रदेश की झोली में अंबेडकर नगर का यह परचम डालूंगा। सरकार पंचायती राज का ढिंढोरा पीटती है। भारत सरकार दिल्ली में भी और प्रदेश में भी सरकार है। 73वां और 74वां संविधान ये सरकार अभी तक लागू नहीं किया है। लोकसभा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। इस दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि पिछले साल हर दिन औसतन 38 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है। उन्होंने कहा कि अटल टनल और जोजिला टनल का निर्माण जो जाने से दिल्ली से लद्दाख की दूरी कम हुई है। नितिन गडकरी ने जानकारी दी कि अयोध्या रिंग रोड का कार्य 2023 तक पूरा हो जाएगा। कि हमारे विभाग ने 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड ये कि 38 किलोमीटर पर डे रोड कंस्ट्रक्शन। कोई इसमें ऐसा कोई हमने कई गलत फिगर नहीं बनाई, जो रिकॉर्ड था उसी से बना। उल्टा वेस्टर्न कंट्रीज में 8 होगा किलोमीटर बनाया लेन तो बोलते 8 किलोमीटर बना। हम 8 किलोमीटर को 1 किलोमीटर कह रहे, जो यूपीए सरकार में पद्धति वैसी पद्धति से बनाया। 38 किलोमीटर हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। दूसरा हमने किया अभी जस्ट 1 वीक एगो, we constructed road length of 50 kilometers single lane in 100 hours, longest length of flexible pavement, DBM course road construction in 100 hours, world record हो गया। This record happened on the section of Delhi Vadodara Greenfield alignment in Panchamahal district of Gujarat। फिर दूसरा रिकॉर्ड हुआ जो है 1.38 किलोमीटर, ये तो अभी बताया मैंने आपको। ये जो कंस्ट्रक्शन का है ये दूसरा रिकॉर्ड हुआ 2.5 किलोमीटर लॉन्ग
4-lane cement concrete road near Vadodara in 24 hours. 4 लेन 2.5 किलोमीटर का रोड हमने केवल 24 घंटे में बनाया। बाद में 26 किलोमीटर सिंगल लेन बिटवीन रोड सोलापुर बीजापुर सेक्शन NH 52 21 घंटे में बनाया। तो मुझे खुशी है कि हमारे देश में निश्चित रूप से काफी बड़े प्रमाण पर कॉन्ट्रैक्टर की टेक्नोलॉजी में भी सुधार हो रहा है। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन हम पहले लेंगे एक छोटा सा विराम। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश में चल रहे कोविड टीकाकरण अभियान की सराहना की है। मनसुख मांडविया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की समन्वय से कोरोना प्रबंधन में बेहतरीन कामकाज हुआ है। पहले जब कोविड का फर्स्ट वेव दुनिया में आया तो मैंने एक न्यूज में एक बहुत बड़े व्यक्ति ने, इंटरनेशनल व्यक्ति ने आर्टिकल लिखा था और उसमें लिखा था कि इंडिया की हालत क्या होगी और दुनिया का एक्सपेरिमेंट कोविड का विपरीत परिणाम कितना बड़ा होगा वो इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। इस तरह से उन्होंने अनुमान लगाया था। कोविड दुनिया में फैला, इंडिया में भी आया और उस वक्त एक डिसिसिव लीडरशिप ने इंडिया में क्या किया, समय के आधार पर समय समय पर डिसीजन लेना, साइंस को प्रोत्साहित करना, साइंटिफिक डिसीजन लेना, समय पर देश में पब्लिक अवेयरनेस करना। इट इज नॉट ओनली फॉर इंडिया बट एंटायर वर्ल्ड। इट्स वन टाइप ऑफ स्टडी केस। कोविड संक्रमण से बचाव के लिए देश भर में 12 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में भदोही जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और उपकेंद्रों पर बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है, जहां पर 12 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को कोविड से बचाव के लिए टीका लगाया जा रहा है। अब तक 500 से ज़्यादा बच्चों को टीका लगाया जा चुका है। भदोही जानपुर सीमा के हरिहरपुर गाँव के माध्यमिक विद्यालय में 50 से ज़्यादा बच्चों को कोविड का टीका लगाया गया। जब मैं आई तो पेपर दी। पेपर देने के बाद हमारे स्कूल में वैक्सीन लगा। मैंने भी वैक्सीन लगवाया और हमारी उम्र के बच्चों ने भी वैक्सीन लगवाया। आज मेरे स्कूल में परीक्षा था। आज हमें वैक्सीन लगी कोरोना की और मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। वैक्सीनेशन अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखा जाए तो 500 प्लस लग चुका है और हमारे ब्लॉक में कल 68 बच्चों को जो है लगाया गया वैक्सीन। बच्चे छोटे हैं और वो उनका आना उतना संभव नहीं हो पा रहा है, तो आज तो हम लोगों ने जो है स्कूल में ही जो है अपनी टीम को भेज के जो है वैक्सीन लगवाई है और अभी तक 50 का आंकड़ा जो है छुआ है वैक्सीन डोजेस का। आज विश्व जल दिवस है। इस वर्ष की थीम है भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। धरती के अंदर समाया पानी जो इस वक्त सूखता जा रहा है, वहीं उसको दोबारा से वापस लाना इस बार के जल दिवस का मकसद है। सदियों से निर्मल जल का स्रोत रही नदियां प्रदूषित होती जा रही हैं, जल संचयन तंत्र बिगड़ रहा है और भूजल स्तर लगातार घट रहा है। इन सभी समस्याओं से दुनिया को अवगत कराने और सबको जागरूक करने के लिए 1993 से हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। आज विश्व जल दिवस के मौके पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा युवा दिमाग प्रतिज्ञा नदी कायाकल्प विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल मुख्य अतिथि होंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस पर ट्वीट करते हुए कहा कि आज पानी की एक एक बूंद को बचाने के लिए हम अपने संकल्प को दोहराएं। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि हमारा देश जल संरक्षण और हमारे नागरिकों की स्वच्छ पेयजल तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन जैसे कई उपाय कर रहा है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर एक वीडियो भी साझा किया है।
हमारे गांव में सर प्रधानमंत्री जी 715 घरों में पानी नल से मिल रहा है। मैं जल संरक्षण को देश सेवा का ही एक रूप मानता हूं। लोगों तक जल पहुंचाना और जल संरक्षण मेरी प्राथमिकताओं में रहा। जल जीवन मिशन के तहत घर घर पाइप से पानी पहुंचाने की वजह से हमारी माताओं बहनों का जीवन आसान हो रहा है। हर घर नल से जल पहुंचने के बाद मेरे गांव के महिलाओं में खाना बनाने में उन्हें आराम मिलता है, जिससे समय की बचत होती है। मैं तो गुजरात जैसा राज्य से हूं, जहां अधिकतर सूखे की स्थिति मैंने देखी। मैंने ये भी देखा है कि पानी की एक एक बूंद का कितना महत्व होता है। ये एक बड़ी वजह रही कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने पानी से जुड़ी चुनौतियों पर लगातार काम किया है। अब जल जीवन मिशन के तहत पहाड़ों का पानी अब पहाड़ों के ही काम आ रहा है माननीय जी। मैं देश के हर उस नागरिक से कहूंगा जो पानी की प्रचुरता में रहते हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि आपको पानी बचाने के ज्यादा प्रयास करने चाहिए। पानी का उपयोग हमें प्रसाद की तरह करना चाहिए। विश्व जल दिवस के मौके पर प्रदेश भर में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन किए गए, जिसके तहत लखनऊ में राष्ट्रीय लोकदल ने भी विश्व जल संरक्षण को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी में पार्टी के संयोजक अनुपम मिश्र ने कहा कि पर्यावरण और जल संरक्षण का एजेंडा राजनीतिक दलों की प्राथमिकता में नहीं होता है। उन्होंने कहा कि आरएलडी का प्रयास है कि हम राज्य सरकार को पर्यावरण और जल संरक्षण के प्रति जागरूक करते रहें और सरकारों पर दबाव बनाकर इस संबंध में एक ठोस बाध्यकारी नीति लागू कराने का काम करें। उन्होंने कहा कि शहरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को कड़ाई से लागू कराने का भी काम करेंगे। आज विश्व जल दिवस के अवसर पर चित्रकूट जिले में बुद्धिजीवी नागरिकों और साधु संतों के साथ मंदाकिनी नदी की सफाई कर युवा पीढ़ी को प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण का संदेश दिया गया। इसके जरिए युवा पीढ़ी को जल के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही प्राकृतिक जल स्रोतों को प्रदूषण मुक्त करने पर भी जोर दिया गया। कहा गया जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। आज क्या है कि हम जल में पॉलीथीन डाल रहे हैं। पॉलीथीन डालने के कारण से जल स्रोत नीचे होता हुआ चला जा रहा है और प्रयास यही रखें कि हम जल में पॉलीथीन न डालें। हम इस जल दिवस को साल में एक बार न मना करके हर दिन हमको तय करना पड़ेगा कि हमें जल के साथ अब व्यवहार कैसे करना है, नदियों के साथ व्यवहार कैसा करना है, तालाबों के साथ व्यवहार कैसा करना है। यूपी का बुंदेलखंड क्षेत्र पहले पानी की भीषण समस्या के लिए जाना जाता था। खासकर गर्मियों के सीजन में जल स्तर इतना नीचे चला जाता था कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगे हैंडपंप जवाब दे जाते थे। इसके अलावा पानी के दूसरे स्रोत कुएं और तालाबों में भी नाम मात्र का पानी बचता था, जिसके चलते लोगों को 4-5 महीने पानी की भीषण समस्या से जूझना पड़ता था। लेकिन केंद्र सरकार की कल्याणकारी जल जीवन मिशन योजना बांदा के ग्रामीण अंचलों में अब वरदान साबित हो रही है। पाइपलाइन के माध्यम से अब लोगों के घरों तक हर समय शुद्ध पानी उपलब्ध रहता है, जिससे अब ग्रामीण महिलाएं बहुत खुश हैं और इस योजना के लिए सरकार को धन्यवाद दे रही हैं। ग्राम तिंदवारा बगनापुरा जिला बांदा उत्तर प्रदेश से हूँ मैं। ये योजना ये है कि ये घर घर नल पहुँचाना, घर घरों में पानी लाना। पहले तो जो ये होता था कि ये पानी जो हम कुआं नलों तालाबों में जाते थे तो हमें लाइन भीड़ लगाना पड़ता था, समय का बहुत नुकसान होता था।
समय की हमारी बहुत ज़्यादा बर्बादी होती थी। और अब हमें ये है कि घर घर हमारे घरों में पानी जो आ रहा है तो समय से हमारा काम भी हो जाता है। और हम भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज़्यादा खुश हैं भारत सरकार से जो ये योजना चलाई है, बहुत ज़्यादा खुश है। ये जल जीवन मिशन बहुत अच्छी योजना है। हमें पहले बहुत तकलीफ थी, हम जो कुआं में जाते थे तो एक एक घंटा वहाँ लाइन लगाए, मतलब एक एक घंटा लग जाता था। फिर नल में जाते थे, वहाँ घंटा लाइन लगती थी। जो घर का काम था वो बहुत लेट होता था, खाना भी बहुत लेट होता था। अब हमारी सरकार महिलाओं के बारे में, हमारे बारे में अच्छा सोचा है, जो कि हमारे लिए हमारे घर तक नल अच्छा शुद्ध पानी पहुंचा रहा है। जल जीवन मिशन बहुत अच्छी योजना है और हम अपने सरकार को बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत अपने सरकार से बहुत खुश हैं। जल जीवन मिशन जो घर में नल, हमारे घर में जल जीवन मिशन के तहत नल लगा हुआ है। पहले हम तालाब में, नल में, कुएं में मैं जाती थी पानी भरने के लिए, घंटों लाइन लगाती थी, काफ़ी समय बर्बाद होता था, मैं कुछ काम नहीं कर पाती थी। आज जल जीवन मिशन के तहत मेरे घर पे टोटी द्वारा पानी आ रहा है, जिससे मेरा समय का भी बचत होता है और हमें घर में नल भी प्राप्त होता है। जल जीवन मिशन के द्वारा चलाए गए इस कार्यक्रम को सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। ये जो जल जीवन मिशन है ये भारत सरकार की एक नई योजना है, जिस योजना के द्वारा हर घर तक नल पहुँचाना है। पहले मैं कुओं में जाती थी, नलों में जाती थी और वहाँ घंटों पानी के लिए खड़ी रहती थी। मैं अपना काम टाइम पे नहीं कर पाती थी, पानी के लिए बहुत दिक्कतें होती थी। अब मेरे घर तक पाइपलाइन आ चुकी है, जिसके द्वारा मैं समय से पानी प्राप्त करती हूँ और मैं अपना घर का सारा काम भी समय से कर पाती हूँ। मैं सरकार की इस योजना से बहुत ही प्रसन्न हूँ। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। वाराणसी के अस्सी घाट पर आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत संगीत नाटक एकेडमी नई दिल्ली द्वारा 2 दिवसीय पुतुल उत्सव का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय पुतुल उत्सव के आयोजन में विभिन्न कालजयी पुतुल रंगमंच प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम में शामिल होने वाले कलाकारों ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि कला कभी नहीं मरती, आज उन्हें अस्सी घाट पर प्रस्तुति देने का मौका मिला है। के कार्यक्रम होने चाहिए और हमेशा चलते रहने चाहिए। मैं तो सिर्फ खाली हमारे हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं सबसे यही कहता हूँ कि भाई अपनी जो हिंदुस्तान की धरोहर है, जो हमारी कलाएं हैं, चाहे वो डांस हो, चाहे नौटंकी हो, चाहे गाना हो, चाहे बजाना हो, चाहे कठपुतली हो, कुछ भी हो, उनके अंदर ज़्यादा रुचि रखे ताकि वो फिर से रिवाइव हो और आगे से आगे नया काम कर सके। जबकि विदेशी लोग हमारे ही आइटम लेके, हमारे ही आर्ट लेके, हमारे ही डांस लेके दुनिया भर में नाम कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करें। इस तरह से खाली भारत में ही विश्व में व्यापक कला है और तरह तरह के उसमें नटनाथ अपनी उंगलियों के आधार पर निर्जीव जो पुतले हैं उनमें जीवन ढाल देना, तो उससे एक मन में आत्मिक प्रसन्नता बच्चे ही देश का भविष्य है। और आजकल हम बच्चों को वजह दुस्साहसिक और फलाना ये सब चीज़ें दिखाते हैं और एडवेंचर के नाम पर उनको हत्याएं ये सब दिखाते हैं, उनके लाख गुना ज़्यादा हमारा ये पुतुल जो है। इसीलिए इस अमृत महोत्सव में हमें पुरानी परंपराओं में जो कुछ अच्छा है उसे देना देश के लिए और विश्व के लिए। भारत सरकार द्वारा आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज लखनऊ में जिला प्रशासन द्वारा पतंगबाजी उत्सव मनाया गया। रंग बिरंगी पतंगों पर आज़ादी के मतवालों के चित्र छपे हुए थे। इस प्रतियोगिता में 64 टीमों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के संयोजक शरवत जमाल ने बताया कि इस प्रतियोगिता का मकसद लोगों में आज़ादी के लिए जान देने वाले शहीदों को याद करना है।
द काइट ऑफ यूनिवर्सिटी कि लखनऊ में पतंग सीखना हो तो जाइए। मैं कम से कम 1970 से इसमें लगा हुआ हूँ पतंग के खेल में, और आज मेरी 66 ईयर की एज हो गई है और मैं भी आज नौजवानों से लड़ाता हूँ पतंग। और इस पतंग के खेल से ही मुझे इतनी सेहत मेरी ठीक है और मैं पतंग लड़ाता हूँ। देखिए हमारे टाइम में सिर्फ 3 टीमें हुआ करती थी इस एसोसिएशन की, लखनऊ काइट फ्लाइंग एसोसिएशन, लेकिन आज हमारे एसोसिएशन में 6-7 एसोसिएशनें हो गई हैं और पतंग का खेल क्रिकेट से ज़्यादा क्रेजी हो गया है। अब जिन नौजवान आजकल के हम जो लड़के देखते हैं, इतने इतने स्मार्ट लड़के, और सब पतंग का बैग लिए और पतंग का खेल खेलते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। पतंग पहले जैसा खेल नहीं है, अब इसमें बहुत ही बढ़ावा इसको मिला है और बहुत ज़्यादा इसमें शौकीन लिप्त हो गए हैं। अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई कमेटी ने दी रिपोर्ट। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 85% किसान संगठनों ने कृषि कानूनों के पक्ष में दी अपनी राय। एमएसपी पर समिति ने कहा, राज्य सरकार तय करे फसलों की एमएसपी। योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद सदस्यता से दिया इस्तीफा। गोरखपुर शहरी विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं योगी आदित्यनाथ। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से दिया इस्तीफा। बसपा पर भाजपा के साथ विलय होने के लगाए गए आरोपों पर बसपा प्रमुख मायावती ने जताई कड़ी प्रतिक्रिया। मायावती ने कहा, मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को बीजेपी से दिलाया है आशीर्वाद। और आज देश भर में मनाया गया विश्व जल दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस पर ट्वीट कर कहा कि आज पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए हम दोहराएं अपने संकल्प को। इसी के साथ हमारा ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।